हे गाइस, दिस साइड सीएसीएम आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। तो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, आज की सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ट्रांसफर प्राइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू हमारी बुक में, वो दैट मींस कवर हमने सब कुछ करा हुआ है। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आरटीपी एमटीपी वर्कबुक, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर, एवरीथिंग हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन आवर बुक। तो आपको अलग से कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट से देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 1 में एक हल्का सा करेक्शन है। हल्का सा करेक्शन ये है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो नहीं लिखा गया है, तो वो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? डिवीजन ए ऑफ ए कंपनी मैन्युफैक्चरर्स ए सिंगल प्रोडक्ट एंड द फॉलोइंग डेटा आर प्रोवाइडेड। आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, एक ही प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं। तो वहां पर आपको सेल्स दिया हुआ है 25,000 का, फिक्स कॉस्ट है 4 लाख का, डेप्रिसिएशन 2 लाख का, रेजिडुअल इनकम में करेक्शन है, 3 लाख नहीं है, ये 30,000 है, तो करेक्ट कर लीजिएगा। नेट एसेट आपको दिया हुआ है 10 लाख का। हेड ऑफिस असेस करता है डिविजनल परफॉर्मेंस बाय द मेथड ऑफ रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम के मेथड पर वो असेस करते हैं डिविजनल परफॉर्मेंस को। इवैल्यूएशन ऑफ जो आपकी परफॉर्मेंस है वो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडुअल इनकम होती है। यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% पर। क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है, कैलकुलेट करके बताइएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कि एक यूनिट को बनाने में कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन आने वाला है। तो अब यहां पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको बताना चाहूंगा रेजिडुअल इनकम का मतलब होता है बची हुई इनकम। मतलब आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है और जो आपका डिजायर्ड प्रॉफिट है, उन दोनों के डिफरेंस को हम रेजिडुअल इनकम कहते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग हमारे डिजायर्ड प्रॉफिट की बात करें तो डिजायर्ड प्रॉफिट क्या है, वो आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, नेट एसेट है 10 लाख। तो 10 लाख का 12% is your desired income which is equal to 1,20,000। अब आपके रेजिडुअल इनकम कैसे आती है? आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है और जो आपका डिजायर्ड प्रॉफिट है उसको लेस करने से आपके पास रेजिडुअल इनकम आती है। अब रेजिडुअल इनकम आपके पास है, यस सर है, 30,000 है। क्या डिजायर्ड प्रॉफिट आपके पास है? यस सर है, 1,20,000 है। तो क्या आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट आ सकता है? आंसर है यस। 1,20,000 प्लस 30,000 तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा 1,50,000। आपको पता है क्वेश्चन ने जानना चाहता है आपसे आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए आपके पास दो तरीके से फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस में से आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो भी आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है, और अगर आपके पास फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट है तो उसके थ्रू भी आप कंट्रीब्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ चुका है विच इज इक्वल टू 1,50,000। आपके पास क्या फिक्स कॉस्ट है? यस सर है, 2 लाख एंड 4 लाख, दैट मीन 6 लाख की आपकी फिक्स कॉस्ट है। 1,50,000 का आपका प्रॉफिट है, तो अकॉर्डिंगली टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 7,50,000। टोटल कंट्रीब्यूशन अगर 7,50,000 के बराबर है 25,000 यूनिट्स में, तो अकॉर्डिंगली आप डिवाइड लगा देंगे 25,000 का, तो आ जाएगा 30 रुपीज विल बी योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपके लिए बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्वेश्चन ना आप लोगों को एज इट इज क्वेश्चन आपके पास यहां पर एक और क्वेश्चन दैट मींस क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम ही क्वेश्चन है। यहां पर हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे, एक एक चीजें कॉन्सेप्ट से समझेंगे। बट मैं आपको चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन नंबर 2 पर स्टार लगा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है कि यार अगर ट्रांसफर प्राइस से कल को कोई एमसीक्यू बनता है तो ये एमसीक्यू बन सकता है। क्या कहता है? एक कंपनी मेक एक कंपोनेंट एंड सेल इंटरनली टू इट्स सब्सिडरी। मतलब एक कंपनी है जो क्या कर रही है, अपना एक कंपोनेंट बना रही है और उसको इंटरनली सेल कर रही है। इंटरनली सेल बोलूं या ट्रांसफर बोलूं एक ही बात है, अपनी सब्सिडरी को, एंड ऑल्सो टू एक्सटर्नल मार्केट, और बाहर एक्सटर्नल मार्केट में भी बेचते हैं। द एक्सटर्नल मार्केट प्राइस इज 24 पर कंपोनेंट। आपको कंपोनेंट का जो मार्केट प्राइस है दैट मीन सेलिंग प्राइस दे रखा है वो है 24 रुपीज, which gives a contribution of rupees of 40% of sale। मतलब सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है जो कि है आपका 24 का। आपको क्वेश्चन कहता है कि कंट्रीब्यूशन कितना निकल रहा है, तो कंट्रीब्यूशन बोलूं या पीवी रेशियो बोलूं एक ही बात है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स बोल दूं या पीवी रेशियो बोल दूं एक ही बात होता है। तो पीवी रेशियो आपको दिया हुआ है 40%। मुझे एक चीज बताइए, अगर आपके पास पीवी रेशियो है तो क्या आप वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है सर। अगर पीवी रेशियो हमारा 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो जो है वो 60% हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। फॉर एक्सटर्नल सेल्स वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड करता है 1.5 रुपीज पर यूनिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मैं हमेशा से मेरे स्टूडेंट्स को समझाता हूं कि भैया आपके लिए ना क्या होता है कि कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हो सकता है कि ट्रांसफर के केस में ना लगे,
और हो सकता है एक्सटर्नल केस के अंदर लग रही है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको इस वेरिएबल कॉस्ट में आपको कह रहा है कि 1.5 रुपीज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन के है। अब दोस्तों जब भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी खर्चा दिया हुआ है इन इवन क्वेश्चन आर साइलेंट, तो भी हम लोग ये मानेंगे कि ये इंटरनल ट्रांसफर के केस में नहीं लगेगा। तो अगर मैं यहां से वेरिएबल कॉस्ट निकालने जाऊं तो एक्सटर्नल सेल के केस में मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, 24 का 60% विच इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 0.6 दैट मींस 14.4 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट आएगी। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ये वेरिएबल कॉस्ट तो तब है जब आप एक्सटर्नल मार्केट में सेल करोगे। अगर आप इंटरनल मार्केट में सेल करोगे तो ये 1.5 रुपीज लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो इंटरनल मार्केट के लिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगी, सर इसमें से 1.5 हटा दो तो आपके लिए 12.9 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। कब, जब आप एक्सटर्नल मार्केट में सेल नहीं कर रहे, इंटरनल ट्रांसफर कर रहे हो तब। दिस इज हाउएवर नॉट इनकर्ड इन इंटरनल सेल, ये इन्होंने खुद ने भी बोल दिया है। देयर आर नो कैपेसिटी कांस्टेंट, इस बात के ऊपर गौर फरमाइएगा। मतलब इस क्वेश्चन में इसका बड़ा रोल है। दिखने को ऐसा लगता है यार इसका तो कोई रोल ही नहीं है, क्यों लिखा है। यहां पर ही कहता है देयर आर नो कैपेसिटी कांस्टेंट। नो कैपेसिटी कांस्टेंट का मतलब है भाई साहब हमारे पास फुल कैपेसिटी है, जितनी यूनिट बना सकते हो उतनी बनाओ। इसका मतलब यह है कि कल को इंटरनल ट्रांसफर करने से हमारे को कोई भी एक्सटर्नल मार्केट की सेल हमको फॉरगोन नहीं करनी पड़ रही, हमारे को किसी भी तरह का कोई भी कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर ये बोलता है कि कैपेसिटी कांस्टेंट है तो हम लोगों को डेफिनेटली जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है वो डेफिनेटली हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता। तो टू मैक्सिमाइज कंपनीज प्रॉफिट द ट्रांसफर प्राइस टू सब्सिडरी क्या रहेगा, कंपनी का आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो ऐसे केस में सब्सिडरी कंपनी जो ट्रांसफर करेगी वो किस रेट पर करेगी। तो दोस्तों मैंने हमेशा से बताया है जब भी आप इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट के केस में बात कर रहे हैं और आपका यहां पर कोई भी कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है तो हमारे पास दो तरीके से प्राइसिंग होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मेरी आती है 12.9 की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे पास है 0 का, तो 12.9 प्लस 0 इज इक्वल टू 12.9, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप लोग, मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं चाहूं तो आप लोगों के लिए फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं। आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको आपको खुद से सॉल्व कर देना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अगर ट्राई किया है तो मैं आपको बता देता हूं 24 रुपीज मार्केट में सेलिंग प्राइस है, उसका 60% आपके लिए क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा एक्सटर्नल मार्केट का। तो 24 का 60% दैट मींस हो जाएगा 14.4। लेकिन आपको 3 रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं लगेंगे तो 11.4 वेरिएबल कॉस्ट और अगेन देयर आर नो कैपेसिटी कांस्टेंट, तो 11.4 विल बी योर आंसर। तो 11.4 आपके लिए हो जाएगा कि भैया आपको क्या ट्रांसफर प्राइस रखनी है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़िएगा। Which of the following is not a method of transfer pricing? नीचे दिए गए कुछ मेथड्स हैं, उनमें से कौन सा मेथड है जो कि ट्रांसफर प्राइस नहीं है। कॉस्ट प्लस ट्रांसफर प्राइस, यस सर ये तो मेथड है, आपने सुना होगा। कॉस्ट प्लस मार्कअप, फिक्स्ड कॉस्ट तो आपका वेरिएबल कॉस्ट प्लस मार्कअप, तो वो हो गई आपकी कॉस्ट प्लस ट्रांसफर प्राइस। इंटरनल प्राइस ट्रांसफर प्राइस ऐसा कोई नाम हमने नहीं सुना अभी तक। मार्केट बेस्ड के अंदर मैंने आपको बताया था मार्केट प्राइस के बेसिस पर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिस पर, और टू पार्ट ट्रांसफर प्राइस में मतलब आपका लिए वेरिएबल कॉस्ट और जहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो वो, तो ये भी मेथड है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी आपका कोई भी मेथड नहीं है ट्रांसफर प्राइस के केस में। आगे बढ़ेंगे। एच ग्रुप हैज 2 डिवीजन। एच ग्रुप करके कोई कंपनी है, उसके 2 डिवीजन है, डिवीजन पी, डिवीजन क्यू। डिवीजन पी मैन्युफैक्चर एन आइटम दैट इज ट्रांसफर टू डिवीजन क्यू। मतलब जो पी बनाएगा वो पी क्या करेगा, क्यू को ट्रांसफर कर देगा। द आइटम हैड नो एक्सटर्नल मार्केट, कोई भी एक्सटर्नल मार्केट नहीं है, एंड 6000 यूनिट प्रोड्यूस्ड आर ट्रांसफर्ड इंटरनली ईच ईयर। मतलब कि जितनी यूनिट बनाओगे उतनी पूरी की पूरी आप ट्रांसफर कर देते हो। कितनी बना रहे हो, 6000। द कॉस्ट ऑफ ईच डिवीजन आपको दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ है। हेड ऑफिस मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि ट्रांसफर प्राइस शुड बी सेट दैट प्रोवाइड ए प्रॉफिट ऑफ 30,000 टू डिवीजन पी। इस तरीके से ट्रांसफर प्राइस आपको डिसाइड करना है ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो 30,000 आ जाए। तो व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस डिवीजन पी के लिए, तो भैया सिंपल सी चीज है, 30,000 का प्रॉफिट चाहिए, आपकी टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी सर, 100 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, तो आपका 6000 यूनिट पर 6 लाख की वेरिएबल कॉस्ट, 1,20,000 का फिक्स कॉस्ट,
तो टोटल कॉस्ट हो गई 7,20,000, टोटल कॉस्ट 7,20,000, 30,000 का प्रॉफिट, तो 7,50,000 आपका टोटल प्राइस जो आपको चार्ज करना है वो होगा। कितनी यूनिट्स पर है सर? 6,000 यूनिट्स पर, तो 7,50,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 6,000 तो आएगा 125, दैट मींस बी विल बी करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऑल्दो मैं क्लास में कराता हूं, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। क्या है? Max Limited fixes internal division and transfer price for its product on the basis of cost plus a return on investment in division. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, हमारी ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करते हैं। आपको यहाँ पर फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, करंट असेट दिया हुआ है, डेटर्स दिए हुए हैं। आपको फिक्स्ड असेट, करंट असेट, डेटर्स, एनुअल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, बजटेड वॉल्यूम और डिजायर्ड आरओआई आपको दिया हुआ है। आपको पता है आरओआई का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कितना है सर? योर फिक्स्ड असेट इन्वेस्टमेंट, योर करंट असेट इन्वेस्टमेंट और डेटर्स। सर डेटर्स तो आपके करंट असेट का पार्ट होता है, मैंने कहा अलग से दे रखा है तो अलग से मान लेंगे। आपको ये मानना है कि करंट असेट जो ऊपर दिया हुआ है वो आपका डेटर्स को इंक्लूड करते हुए नहीं है, तो इसका मतलब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो हो जाएगा आपका 10 लाख का। 10 लाख का 28% आपकी आरओआई है, दैट मींस आपको 2,80,000 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए। आपके लिए यहां पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? 10 रुपीज पर यूनिट, तो 4 लाख यूनिट पर हो जाएगा 40 लाख। 40 लाख का वेरिएबल कॉस्ट, आपको 8 लाख का फिक्स कॉस्ट और 2,80,000 का प्रॉफिट। ये टोटल आपका रेवेन्यू हो जाएगा। कितनी यूनिट पर सर? 4 लाख यूनिट पर। तो ट्रांसफर प्राइस क्या होगी सर? 40 लाख प्लस 8 लाख प्लस 2,80,000 डिवाइड करेंगे आप अपने टोटल यूनिट 4 लाख से, तो आएगा 12.7, दैट मींस ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके जैसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा, इतनी अच्छी किस्मत आप लोगों की नहीं है। आप लोगों ने कोई भी भगवान के इतने ज्यादा फास्ट नहीं किए हुए। क्या है? इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर बैरल इज रुपीज 45 पर यूनिट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट 65, तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी सर? ऑब्वियस बात है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 65, 45 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो टोटल मिला के 110। आंसर कहां है सर? ये रहा बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों के लिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेथड ऑफ प्राइसिंग व्हेन टू सेपरेट प्राइसिंग मेथड आर यूज्ड टू प्राइस ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन सब यूनिट टू अनदर इज कॉल्ड। ऑब्वियसली बात है ड्यूल ट्रांसफर प्राइसिंग, दैट्स इट। तो दैट मींस ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था कि वो कौन सा मेथड है जहां पर आप दो अलग अलग तरीके की प्राइसिंग बताते हो, जहां पर मतलब कि कुछ यूनिट जहां पर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है तो उसमें केवल वेरिएबल कॉस्ट, और जहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वहां पर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो लेते हैं। ठीक है। सम ऑफ द मेथड यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग ट्रांसफर प्राइसिंग की कुछ मेथड, मार्केट बेस्ड यस सर, कॉस्ट बेस्ड यस सर, नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस यस सर, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। डन है। आगे बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ट्रांसफर प्राइस क्या कहता है? एक कंपनी फिक्सेस इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिस। ठीक है साहब, आरओआई के ऊपर जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पर चार्ज करते हैं। बजटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको 10 लाख दे रखा है, फिक्स कॉस्ट 8 लाख दे रखी है, एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम 4 लाख यूनिट की है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 12.7 की, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज का है, आरओआई आपसे जानना चाहता है। अब ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन ऑल्दो क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है, बस अंतर इतना सा था, वहां पर उन्होंने सेलिंग प्राइस पूछी थी, दैट मींस ट्रांसफर प्राइस पूछी थी। यहां पर ये लोग आपसे क्या कर रहे हैं? आरओआई पूछ रहे हैं। अब आरओआई कैसे निकलेगा देखो ध्यान से। आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 12.7, आपने 4 लाख यूनिट्स पर 12.7 के हिसाब से आप कितना चार्ज करोगे सर? 4 लाख यूनिट पर आपने, इसका मतलब आपका टोटल सेल वैल्यू हो गई 50,80,000। इसमें से आप लेस करो अपनी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी सर? 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। कहां दे रखा है भाई? 10 रुपीज के हिसाब से ये रहा सर, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 10 पर यूनिट, तो एक यूनिट पर 10, तो 4 लाख यूनिट पर कितना होगा सर? 40 लाख पे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो, 8 लाख रुपीस का आपका फिक्स कॉस्ट लेस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका टोटल रिटर्न, जो कि आ जाएगा आपका 2,80,000, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो है 10 लाख का। तो 10 लाख अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और उस पर रिटर्न 2,80,000 है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28%, तो आरओआई आ जाएगी 28%। आई होप आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ट्रांसफर प्राइस वाला चैप्टर डन है। आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, और टारगेट कॉस्टिंग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। लगे हाथ एक काम करते हैं, एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें 3-4 क्वेश्चन एमसीक्यूज के दिए हुए हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, विच इज आवर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो आइए दोस्तों फटाफट से, आई गेस 4 ही क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें।
यस सर, 4 क्वेश्चन ही है ओनली। देखिएगा फटाफट से देख लेते हैं। इन कैलकुलेटिंग द लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी इंक्लूडेड। मतलब एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की आप लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो और लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेट करते समय आपको इनमें से कौन से आइटम आप इंक्लूड करोगे। पहली बात, लाइफ साइकिल कॉस्ट का मतलब होता है एक प्रोडक्ट की इंसेप्शन से लेकर के जब तक कि उसकी लाइफ एंड नहीं हो जाती, और लाइफ एंड होने का मतलब है जब तक कि उसकी वारंटी पीरियड खत्म नहीं हो जाता तब तक के जितने भी कॉस्ट हैं वो सारे उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। देखते हैं। प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग, मैंने कहा इंसेप्शन से, दैट मींस इंक्लूड होगा। प्रिलिमिनरी एंड डिटेल डिजाइनिंग, बिल्कुल डिजाइनिंग कॉस्ट आएगी। टेस्टिंग कॉस्ट बिल्कुल आएगा। प्रोडक्शन की कॉस्ट बिल्कुल आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बिल्कुल आएगा। तो ऑल ऑफ द अबव ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइफ साइकिल कॉस्ट किसको कंसीडर करता है? क्रेडल टू ग्रेव कॉस्ट, ओनली फ्यूचर कॉस्ट, ओनली प्रेजेंट कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। ऑब्वियस सी बात है, पूरी लाइफ की कॉस्ट को कवर करता है, तो क्रेडल टू ग्रेव कॉस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेंड टाइम फ्रॉम इनिशियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट टिल सपोर्ट एंड कस्टमर सर्विस। अभी भी मैंने बताया ना, इफ नॉट ऑफर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड। तो आपको यहां पर ध्यान से देखना है, इन्होंने क्या कहा, वो स्पेंड टाइम जो कि कब से स्टार्ट होता है? फ्रॉम इनिशियल रिसर्च, आपकी इनिशियल रिसर्च से डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट टिल सपोर्ट एंड कस्टमर सर्विस, दैट मींस अप टू दी आपका प्रोडक्ट की लाइफ जितनी है तब तक के लिए। तो इफ नॉट ऑफर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड, तो वो क्या रहेगा सर? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहलाएगा कि लाइफ साइकिल बजटिंग कहलाएगा कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहलाएगा कि टारगेट कॉस्टिंग कहलाएगा? ऑब्वियस सी बात है, आपके लिए यहां पर केवल पीरियड के बारे में डिस्कशन हुआ है, इनिशियल रिसर्च से लेकर के सपोर्ट तक का। तो ये टाइम है और टाइम को हम साइकिल से डिनोट करते हैं, तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कंफ्यूज मत हो जाना। लाइफ साइकिल बस्टिंग में बजट डिस्कस करते हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में कॉस्ट डिस्कस करते हैं, और टारगेट कॉस्टिंग का तो सवाल ही नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सेल्स राइज एट एन इंक्रीजिंग रेट। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों के लिए यहां पर ना बेसिकली फेजेस दी हुई हैं, वैसे तो ऑप्शन में भी दिख रहा है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। अगर मैं बात करूं तो आपका कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बनता है और ये इस तरीके से जाता है। इंट्रोडक्शन में जस्ट आपने स्टार्ट किया, धीरे धीरे ग्रोथ आएगी, और फिर उसके बाद में मैच्योरिटी के ऊपर क्या होता है ना, मतलब सबसे पहला क्या है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है। वंस इट स्टार्ट है ना, तो ग्रोथ पोजीशन आती है। ग्रोथ पोजीशन के अंदर आपकी जो सेल्स वगैरह है ना, वो बिल्कुल फास्ट स्पीड से, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, कहीं ना कहीं इस यहां तक। फिर यहां पर भी आपको दिख रहा है कि बढ़ता हुआ तो है, बट ये कहीं ना कहीं कम रेट से बढ़ रहा है और डिक्लाइनिंग में गिर जाएगा। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट पोजीशन कौन सी रहेगी सर? आपको ग्रोथ वाली पोजीशन। तो ग्रोथ के अंदर आपका सेल्स इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है, मतलब कि हायर रेट पर इंक्रीज होगा। लेट्स से ग्रोथ में अगर 30% की आपकी इंक्रीजिंग रेट आ रही है, तो आपके लिए मैच्योरिटी पे मात्र 5% या 6% की ग्रोथ आएगी। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ इंक्रीज जो रहेगा वो ग्रोथ फेज में सबसे हाईएस्ट रहेगा। दैट्स ऑल। तो इसी के साथ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग भी आप लोगों का डन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से अपना प्यार दिखाइएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। दैट्स ऑल।